नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में आपकी दिलचस्पी है तो इस सूत्र को केवल समझना नहीं, नोट करके रखना होगा। प्रिय दर्शकों, जब भी हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सीधी सी बात है कि आमतौर पर हम भौतिक चीज़ों का ही उसमें मुख्यतः विचार करते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को नाम मान सम्मान रुपया पैसा यही चाहिए। अब हमने जो सूत्र पढ़ा है, समझा है, उसमें हमने सदैव यही जाना कि जन्म कुंडली में उच्च का ग्रह बहुत अच्छा फल देने वाला होता है, नीच का ग्रह खराब फल देने वाला होता है, इत्यादि इत्यादि। आज के सूत्र को सुनिए और समझिए भी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे, जरूरी नहीं है, हाँ ये जरूर है कि आज का ये सूत्र जो है कहीं ना कहीं कुछ सूत्रों की पुष्टि करेगा तो वहीं आपके पूर्व के सुने कई सूत्रों का खंडन भी करेगा। तो फिर वही बात दोहराऊंगा, इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि पूर्व में जो सूत्र आपने सुना वो गलत था, अब ये सही है। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि क से केवल कबूतर होता है, बाकी कुछ और नहीं होता, और बाकी कुछ और होता है तो क से कबूतर नहीं होता। दोनों को ही ध्यान में रखना है। आज का विषय जन्म कुंडली में किसी भी भाव के फल नाश से संबंधित है। कब जन्म कुंडली के किसी भाव का फल कमजोर पड़ जाता है, उस भाव के फल का ह्रास हो जाता है, उस भाव के फल का नाश हो जाता है, वो कौन सी अवस्था होती है, इस विषय पर आज हमारी चर्चा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जिस किसी भाव का स्वामी लग्न से जाकर के अष्टम में बैठ जाए, लग्न से अष्टम में, तो उस भाव के फल का ह्रास हो जाता है। सूर्य के द्वारा अस्त होने पर भी भाव के फल का ह्रास हो जाता है। नीच के होने पर भी भाव के फल का ह्रास हो जाता है, अथवा शत्रु राशि में स्थित होने पर भी भाव के फल का ह्रास हो जाता है। इतने सूत्रों को पहले समझिए, इसके बाद आगे का सूत्र मैं आपको समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, अब जरा शुरुआत से चलिए। किसी भी भाव में मैंने एक नहीं कई एक मर्तबा इस बात को समझाया है कि सूर्य से अस्त होने वाले ग्रहों को जानना बेहद आवश्यक है। बुध यदि 12 अंश से ऊपर होकर के अस्त हों तो न तो उनके प्रभाव में कमी होती है, न उनके भाव में कमी होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर अपने ही घर से मेष लग्न की कुंडली में मंगल जाकर के 8वें भाव में बैठ जाएं तो लग्न के प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी, एज इट इज लग्न का प्रभाव मिलेगा, यहां ह्रास नहीं होगा। आगे मैंने सदैव आपको बताया कि शुक्र और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से अस्त अवस्था में होने पर भी इनके प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अभी शुक्र अस्त से भाव प्रभाव ह्रास शब्द आपने सुना है तो कंफ्यूज मत होइए। एक साधारण नियम है, एक विशेष नियम। साधारण नियम कहता है कि सूर्य से अस्त हुआ ग्रह अपने भाव का संपूर्ण प्रभाव नहीं देता, लेकिन कुछ विशेष नियम है कुछ विशेष ग्रहों के लिए, जिनमें बुध आते हैं, शुक्र आते हैं, शनि आते हैं। शुक्र का अस्त होना कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, और शनि भी अस्त हो तो कोई नुकसान नहीं। यानी जिस भाव के स्वामी बनकर के शनि अस्त हुए हैं उस भाव के प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता। अब आगे के सूत्र को जरा सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। शत्रु राशि स्थित कोई अगर ग्रह हो तो अगर उस भाव पर उस भावपति की दृष्टि न हो, तब भी जब कोई ग्रह अपने घर से शत्रु राशि में जाकर के स्थित हो जाता है तो शत्रु राशि में स्थित हुआ ग्रह कमजोर हो जाता है और अपने भाव का वो सर्वथा नाश कर देता है, यानी उस भाव का प्रभाव वो नहीं देता। अब ऐसी अवस्था में कोई ग्रह शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो। आपने सारी बातों को सुना कि कोई ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य से अस्त हो, नीच का हो, शत्रु राशि में जाकर के बैठा हो, अपने भाव से अष्टम में जाकर के बैठा हो। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, एक और सूत्र मैंने बताया था, उसे ध्यान में रखिएगा कि जन्म कुंडली में षडाष्टक योग भी कई बार
खराब भी नहीं है। षडाष्टक में अष्टम भाव का ही सूत्र आपने सुना, जिसमें मैंने बताया कि जन्म कुंडली में पंचम पति जाकर के दशम में बैठे तो ये भी षडाष्टक योग है। अपने ही भाव से यदि जाकर के दशम में बैठ जाए तो अपने घर से अगर पंचम पति स्वगृही होकर के जाकर के पंचम पति जाकर कर कुंडली के दशम में है तो ये षडाष्टक योग, लेकिन इससे पंचम भाव के बल का ह्रास नहीं वरन विकास होगा। वैसे ही जन्म कुंडली के नवम और चतुर्थ का षडाष्टक योग या चतुर्थ या एकादश का षडाष्टक योग भी सर्वथा श्रेष्ठ राजयोग बनता है। तो इन तीन भावों से भी आपने जाना कि इस सूत्र में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं पहला सूत्र आपको बता रहा हूं कि भाव के प्रभाव में ह्रास वाली बात होती है, वो कुछ विशेष जगह हैं जहां पर भाव के प्रभाव में ह्रास नहीं होगा वरन विकास होगा। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि इतनी सारी स्थितियों में अब यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में, पहला तो आपने जान लिया कि उस भाव का ह्रास होगा। अब जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में कोई ग्रह किसी भाव में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, शुभ ग्रह से युक्त न हो, तब तो 100% उस भाव के प्रभाव में, जिसका कि वो स्वामी है और अपने ही भाव से जब षडाष्टक योग या शत्रु राशि या नीच राशि या अस्त अवस्था में है, उस भाव के प्रभाव का नाश करेगा। अब एक और सूत्र समझिए, अब ऐसी ही अवस्था में कोई बलवान ग्रह, या यूं समझ लीजिए कि अपनी उच्च राशि में बैठा ग्रह उच्च राशि में बैठा हो परंतु अपने भाव से छठवें आठवें का यानी षडाष्टक योग बना रहा हो, तो वहां भी यह सूत्र लागू होगा कि ग्रह उस भाव का प्रभाव तो देगा, क्योंकि ग्रह उच्च राशि में जाकर के बैठा है। चूंकि अपने घर से षडाष्टक योग में है तो सूत्र कहता है कि षडाष्टक योग में अपने घर से होने से अपने घर के प्रभाव का नाश तो उसको करना है, लेकिन उच्च राशि में होने से उस भाव के, जिसका कि वो स्वामी है, प्रभाव तो देगा, लेकिन शीघ्र ही उस भाव से संबंधित प्रभाव को देकर उसका वो ह्रास कर देगा। और उस अवस्था में यह घटना अवश्य घटित होगी जब वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो। प्रिय दर्शकों, अभी यहां इस सूत्र को बताते बताते मुझे महसूस हो रहा है कि काश की बोर्ड लिए होता तो मैं आपको आसानी से समझा देता। फिर भी आप एक बार जरा इसे उदाहरण से समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली को अपने सामने रखिए। मान लीजिए जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है, कोई भी ग्रह उच्च का है। एक उदाहरण से समझते हैं। देव गुरु बृहस्पति को संतान का कारक कहा गया है। अब देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हुए हों परंतु वो आपके संतानेश भी हों, पंचमेश भी हों। हालांकि हर अवस्था में षडाष्टक योग न बने, पर फिर भी समझिए कि गुरु पंचमेश भी हों और उच्च राशि में बैठकर अपने ही घर से षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हों, तो चूंकि उच्च राशि में होने का प्रभाव तो उनको मिलेगा, फलतः जातक को संतति प्राप्त होगी। लेकिन अगर ऐसी अवस्था में देव गुरु बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान सुख मिल करके भी फिर संतान सुख छीन जाएगा। आशा करता हूं ये विषय, ये सूत्र जो उदाहरण से अब मैंने समझाया, अब आपने भली भांति समझा होगा। अगर आप ज्योतिष के दर्शक हैं और ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तब आपको ये समझ में आया होगा। बाकी के जो जन्म कुंडली के कार्यक्रम को इत्यादि बहुत कम देखते हैं, कम समझते हैं, उनके लिए शायद मुश्किल हो। कभी ऐसा सूत्र जन्म कुंडली अध्ययन में आया तो मैं आपको घटित करके वहां भी दिखाऊंगा, लेकिन इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति किसी भी कुंडली में, आप जानते हैं कि धन के कारक ग्रह हैं। मान लिया जाए किसी की कुंडली में गुरु धनेश बनते हैं और ऐसी अवस्था में उच्च राशि में बैठकर षडाष्टक योग का निर्माण किए हुए हों और ऐसी अवस्थागत गुरु पर यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो इसका मतलब है कि ऐसे जातक को जीवन काल में धन प्राप्त अवश्य होगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से वो धन को गंवा देगा, धन से हाथ अवश्य धोएगा, धन से उसे वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रह अपने उच्च राशि में होने के चलते भाव संबंधित भाव का फल तो दिया, लेकिन स्वयं षडाष्टक योग में है और किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो गया है। फलतः उस भाव के प्रभाव को सदैव बचा नहीं सकेगा, वरन उस भाव के प्रभाव को देने के बाद फल को गंवाएगा। तो आशा करता हूं आज का ये सूत्र जो ज्योतिषीय था पूर्णतः आपने समझा होगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।